बच्चों, अभी पिछले टॉपिक्स में हमने डिस्कस किया कि राउल्स लॉ क्या है और आइडियल सॉल्यूशन में हम राउल्स लॉ की मदद से किसी भी कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी बात को हम थोड़ा सा दूसरे प्रोस्पेक्ट में भी देखेंगे कि जब एक सॉल्यूशन क्लोज्ड है और उसके दोनों कंपोनेंट्स लिक्विड फॉर्म में उसके अंदर पड़े हैं, तो वो दोनों कंपोनेंट्स ए और बी जो हैं वो लिक्विड फॉर्म से वेपराइज भी हो रहे होंगे। यानी जो कंपोनेंट ए और बी है उसके कुछ मॉलिक्यूल्स तो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट हैं, यानी लिक्विड स्टेटस में उसका कुछ मोल फ्रैक्शन है, और उसके कुछ मॉलिक्यूल्स वेपर्स फॉर्म में भी ऊपर भी प्रेजेंट होंगे। तो हमने ये समझना है, जानना है कि वेपर फेज़ में दोनों कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन क्या है, ये हम कैसे निकालें। तो इसको आप निकालेंगे डाल्टन्स लॉ से ही, जिसको कि क्लास आप 11th में डिस्कस कर चुके हैं, बट इसको एक बार थोड़ा सा हम रिव्यू कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंपोनेंट्स का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कैसे निकालें। देखिए, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स मतलब कंपोनेंट्स क्या, ए एंड बी इन वेपर फेज। और क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इन लिक्विड स्टेट में हमने एक्स ए और एक्स बी टर्म इस्तेमाल किया था कि कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन एक्स ए होता है लिक्विड स्टेट में और कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन एक्स बी होता है, तो वेपर फेज में हम कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन को दिखाएंगे वाई ए और वाई बी, या अल्फ़ा ए अल्फ़ा बी, कुछ भी ले सकते हैं। तो वाई ए एंड वाई बी। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, थोड़ी बारीक सी बात है, यहाँ पर डाल्टन्स लॉ लगेगा। आप कुछ ऐसे समझो, फिर से हम आते हैं वहीं कि एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर ए कंपोनेंट पड़ा हुआ है, ठीक है, और ए कंपोनेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो मान लो एन ए इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है। और हमने इसी में दूसरा कंपोनेंट भी डाल दिया, कंपोनेंट बी भी डाल दिया, ब्लू कलर से कंपोनेंट बी है। कंपोनेंट बी के जो नंबर ऑफ मोल्स डाले गए वो एन बी नंबर ऑफ मोल्स डाले गए। कंटेनर को क्लोज कर दिया। जब कंटेनर को क्लोज कर दिया तो क्या होगा, कंटेनर को क्लोज करने पर ये वेपोराइजेशन शुरू होगा, तो ए की वेपर्स बनेंगी और साइमल्टेनियसली बी की वेपर्स भी बनेंगी। तो ए और बी के मॉलिक्यूल्स लिक्विड फॉर्म में भी हैं और ए और बी के मॉलिक्यूल्स वेपर फॉर्म में भी हैं। आपको अभी राउल्स लॉ से ये समझाया जा रहा है पिछले लेक्चर्स में कि ये ए और बी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है, इसमें ए के मॉलिक्यूल जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए यानी पी ए से डिनोट हो रहा है, और बी के मॉलिक्यूल जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वो पी बी से डिनोट हो रहा है। आपको राउल्स लॉ से ये निकालना सिखाया कि पी ए की वैल्यू कितनी होती है, पी ए नॉट एक्स ए होती है, और पी बी की वैल्यू कितनी होती है, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना होता है, ये आइडियल केस की बात हो रही है, पी बी नॉट एक्स बी होती है। तो आपने राउल्स लॉ के हिसाब से पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालना सीखा।
अगर आपको एक्स ए और एक्स बी पता है, क्योंकि आपको एन ए और एन बी पता है, तो आप क्या है एक्स ए और एक्स बी निकाल सकते हो। तो आप एक्स ए और एक्स बी निकाल सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और प्योर स्टेट में कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर कितना था, ये एक उसकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये पहले से पता थी। तो इसकी मदद से आप पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकाल सकते हो। अब एक दूसरा सवाल भी आपसे पूछा जाता है कि लिक्विड स्टेट में तो ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन एक्स ए था और बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन एक्स बी था शुरुआत में, ठीक है। अब वेपर फेज में इक्विलिब्रिया स्टेट होने के बाद मैक्सिमम जो भी कंडीशंस क्रिएट हो गई, तो इक्विलिब्रिया स्टेट होने के बाद वेपर फेज में, क्योंकि वेपर में भी ए की भी वेपर्स बनी है और बी की भी वेपर्स बनी है, तो वेपर स्टेट में इनका मोल फ्रैक्शन कितना है, कितना हिस्सा, कितना फ्रैक्शन ए के मॉलिक्यूल का है और कितना बी का। तो वेपर फेज में ए मॉलिक्यूल के मोल फ्रैक्शन को वाई ए से डिनोट करते हैं और बी मॉलिक्यूल के मोल फ्रैक्शन को वाई बी से डिनोट करते हैं। तो हम कैसे कैलकुलेट करें वाई ए और वाई बी। तो मेरा आज का डिस्कशन है कि वेपर फेज में हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स कैसे कैलकुलेट करें। तो इसके लिए हेल्प ली जाती है डाल्टन्स लॉ की, वही पुराना लॉ जो आप पढ़े हैं, लेकिन इसको फिर से एक बार रिकॉल कीजिए। डाल्टन्स लॉ में क्लास 11th में पढ़ाया था कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ when the two or more than two non-mixing gases are intermixed with each other, then the total pressure of the combining gases is actually the sum of the partial pressure of each gas. तो टोटल प्रेशर कितना है, ये ए कंपोनेंट पी ए प्रेशर दे रहा है, बी कंपोनेंट पी बी प्रेशर दे रहा है। तो टोटल प्रेशर कितना है, वेपर फॉर्म में टोटल प्रेशर कितना है, दैट इज़ पी सोल्यूशन से डिनोट करते हो, और पी सोल्यूशन कितना है, पी ए प्लस पी बी है। तो अगर आप पी और पी बी निकाल सकते हैं तो यानी आपको पी सोल्यूशन निकालना आता है, तो ये काम आपको आता है। डाल्टन्स लॉ में ही आपको ये भी बताया गया था कि किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होता है, वहाँ पर सिखाया गया था ना कि पी टोटल इज़ इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ठीक है। फिर सिखाया गया था कि पी इज़ इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी, तो ये भी सिखाया गया था कि एन ए आर टी अपॉन वी प्लस एन बी आर टी अपॉन वी। फिर सिखाया गया था कि पी टोटल इज़ इक्वल टू, ये ले लोगे, एन ए प्लस एन बी आर टी अपॉन वी, ठीक है। तो ये पी टोटल है। तो पी ए क्या होगा, अगर केवल पी ए अपॉन पी टोटल करोगे तो क्या मिलेगा, पी ए अपॉन पी टोटल करोगे तो डिवाइड करोगे दिस अपॉन दिस, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, दैट विल बी एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। यानी इससे आप एक कदम आगे ये बढ़े थे कि पी ए इज़ इक्वल टू, वहाँ पर एक्स ही टर्म इस्तेमाल किया गया था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वाई ए इंटू पी टोटल, ठीक है। ये चीज़ आपको वहाँ सिखाई गई थी कि किसी एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर यानी पार्शियल प्रेशर उसके टोटल प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, यानी वाई ए, यहाँ पर क्या है, वाई ए है मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द वेपर, ए कंपोनेंट इन द वेपर फेज, एंड वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द बी कंपोनेंट इन द वेपर फेज। और जिसको आप पी टोटल कह रहे हो वो पी टोटल क्या है, एक्चुअली पी सोल्यूशन है। तो यानी कि आपको एक नया वो मिल रहा है कि पी ए, राउल्स लॉ के हिसाब से तो आपने कहा पी ए इज़ इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, और डाल्टन्स लॉ के हिसाब से आप क्या कह रहे हो कि पी ए इज़ इक्वल टू वाई ए इंटू पी सोल्यूशन। पी टोटल को यहाँ हम पी सोल्यूशन कह रहे हैं, और पी बी इज़ इक्वल टू वॉट, इट इज़ वाई बी इंटू पी सोल्यूशन। तो ये डाल्टन्स लॉ से है, ठीक है। सो दिस इज़ अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस में अक्सर पूछा जाता है
कि मोल फ्रैक्शन बताइए, आपको मिलेंगे पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस, आज भी हमने कुछ भेजे हैं आप लोगों को। तो पूछा जाता है अक्सर कि मोल फ्रैक्शन बताइए कंपोनेंट्स का। तो गौर कीजिएगा कि मोल फ्रैक्शन कहाँ पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स इन द लिक्विड फेज और इन द वेपर फेज। अगर लिक्विड फेज में पूछ रहा है तो राउल्ट्स लॉ लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और वेपर फेज में पूछ रहा है तो ये वाला डाल्टन्स लॉ लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, सो रिमेंबर इट। तो ये आपने डिस्कस किया मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स ए एंड बी इन वेपर फेज, कैसे हम निकालेंगे वाई ए और वाई बी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। इसके कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स भी आपकी टेक्स्ट बुक में हैं, आप लोग क्वेश्चंस लगाना शुरू कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद हम एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और हम डिस्कस करेंगे आपसे, दैट इज़ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को आप कुछ ऐसे समझिए कि आपको क्लास 9th में भी पढ़ाया और क्लास 11th में भी पढ़ाया कि दो नॉन रिएक्टिंग लिक्विड्स अगर आपस में मिक्सड अप हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है, अगर इथेनॉल में पानी मिला दिया और उनके बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी डिफरेंस है तो हम सिंपल डिस्टिलेशन मेथड से उनको अलग कर सकते हैं। हम जब हीट करेंगे तो पहले जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले वेपोराइज होगा और कंडेंस होकर कंटेनर में इकट्ठा हो जाएगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो नीचे बेस कंटेनर डिस्टिलेशन फ्लास्क में ही, ओरिजिनल कंटेनर में ही रह जाएगा। ठीक है, और अगर बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी कम डिफरेंस होता है तो फिर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। तो चाहे सिंपल डिस्टिलेशन मेथड फॉलो करें चाहे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड फॉलो करें, हम कंपोनेंट्स को उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस के बेसिस पर सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि सेपरेट आउट कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सेपरेशन होते होते, जैसे फॉर एन एग्जांपल हम आपको एक यहाँ पर लेते हैं एग्जांपल, वही जो अभी हमने एग्जांपल आपको कोट किया कि एक मिक्सचर है, मान लो इथेनॉल अपना डिस्टिलरी इंडस्ट्री में बन रहा है। तो इथेनॉल बना क्योंकि शुगर केन जूस से बन रहा है, तो इथेनॉल के साथ क्या होगा, इथेनॉल के साथ साथ उसके अंदर पानी भी होगा। तो इथेनॉल और पानी बन के आया, अंत में निकला इथेनॉल और पानी बन के आया। ये बहुत पतला सोल्यूशन है, मान लो 25% है। 25% का मतलब कि 25 ml इथेनॉल है तो 75 ml पानी है। तो अब पानी को तो ढोना नहीं है, पानी को हटाना है, तो धीरे धीरे हमें इथेनॉल को कंसनट्रेट करना है। तो इथेनॉल को कंसनट्रेट करना, या सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपरेशन में भी यही होता है, नाइट्रिक एसिड प्रिपरेशन में भी यही होता है, क्योंकि सब में पानी लगता है। तो हमें उसको कंसनट्रेट करना है। तो कंसनट्रेट करना होता है तो हम डिस्टिलेशन मेथड फॉलो करते हैं। आपको सिखाया गया था कि अब हम बहुत रफ सा डायग्राम यहाँ पर बना रहे हैं। डिस्टिलेशन मेथड में आपको बताया गया था कि ट्राइपॉड स्टैंड लेंगे, नीचे हीटिंग डिवाइस लगाएंगे और डिस्टिलेशन फ्लास्क लेंगे, और डिस्टिलेशन फ्लास्क में यहाँ पर कंपोनेंट को हीट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद डिलीवरी ट्यूब लेंगे और फिर स्टैंड वगैरह लगाएंगे, और यहाँ पर कंडेंसर लगा होगा और पानी डाल रहे हैं और यहाँ पर से उसको कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको कलेक्ट करेंगे तो इथेनॉल यहाँ पर आके गिरता जाएगा। तो होते होते इथेनॉल अलग हो जाएगा। तो इथेनॉल यहाँ गिरता जाएगा तो यहाँ पर भी क्या होता जाएगा कि डिफरेंस होता जाता है। होते होते एक कंसंट्रेशन ऐसी आ जाती है जिस पे कि ये दोनों कंपोनेंट्स को फर्दर डिस्टिलेशन मेथड से अलग नहीं कर सकते। ये जो कॉम्पोजिशन जिस पर कि दोनों कंपोनेंट्स का पार्शियल प्रेशर इक्वल हो जाता है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी का पार्शियल प्रेशर इक्वल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी इक्वल हो जाएगा। ए का बॉइलिंग पॉइंट विल बिकम इक्वल टू द बी का बॉइलिंग पॉइंट, और क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इक्वल हो गया तो अब हम डिस्टिलेशन मेथड से उसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आप पढ़ते हो कि राउल्ट्स लॉ के हिसाब से कि मोल फ्रैक्शन जैसे जैसे कम होता जाता है वैसे वैसे वेपर प्रेशर जो है वो घटता चला जाता है। हम इसको थोड़ा ग्राफिकली भी समझाते हैं, और ग्राफिकली समझाने के बाद हम आपको डेफिनेशन से कोरिलेट करते हैं। पहले एक बार डेफिनेशन को फिर से रिकलेक्ट कर लेते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स होते हैं
जो ऐसे कॉम्पोजिशन पे पहुंच चुके हैं या इस कॉम्पोजिशन के मिक्सचर हैं जिस पर कि उसके दोनों कंपोनेंट्स का पार्शियल प्रेशर इक्वल हो गया है, जिससे कि हम कंपोनेंट्स को फर्दर सेपरेट आउट सिंपल डिस्टिलेशन मेथड से नहीं कर सकते, क्योंकि अब उनका जो मोल फ्रैक्शन है वो लिक्विड फेज में भी वही होता है और वेपर फेज में भी वही होता है, या कह दीजिए कि सेम रेट से दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वेपराइज होते हैं। तो बाइनरी मिक्सचर्स हैविंग द सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, in such cases it is not possible to separate the components by fractional distillation method is called as azeotropic mixture। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन हुई। हम थोड़ा सा आपको और समझाने की कोशिश करते हैं azeotropic मिक्सचर को। आप ऐसे देखिए azeotropic मिक्सचर को, azeotropic मिक्सचर्स, ठीक है। आपने पॉजिटिव और नेगेटिवली डेविएटेड सोल्यूशन का ग्राफ देखा। मान लीजिए आप ये पॉजिटिवली डेविएटेड सोल्यूशन का ग्राफ बना रहे हैं, तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन है और इधर क्या है, इधर वेपर प्रेशर है। तो यहाँ पर आप बोल रहे हो कि पूरा का पूरा कंपोनेंट ए है और बी नहीं है, यानी ये प्योर कंपोनेंट ए है, और इस तरफ प्योर कंपोनेंट बी है। ए कंपोनेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर पी ए नॉट है और बी कंपोनेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर पी बी नॉट है। अब अगर पॉजिटिवली डेविएटेड सोल्यूशन, पॉजिटिवली डेविएटेड सोल्यूशन है, अगर ये पॉजिटिवली डेविएटेड सोल्यूशन है तो इसका मतलब ग्राफ ऐसे जाने की बजाय कैसे जाएगा, ऐसे बाहर को होके बल्ज होके जाएगा, और बी का जो डाउनफॉल है वो भी स्ट्रेट जाने की बजाय बल्ज होके बाहर को जाएगा। ठीक है, ये ए कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर इस हिसाब से घटता चला जा रहा है और बी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर इस कर्व के हिसाब से घट रहा है। बट यू जस्ट थिंक फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर पी ए क्या हो गया, पी ए पी बी के बराबर हो गया। यानी कि इस पॉइंट, ये वाला पॉइंट कब मिलेगा, जब ये मोल फ्रैक्शन होगा ए और बी का। तो इस कॉम्पोजिशन का मिक्सचर जब पहुंचेगा इस कॉम्पोजिशन पे कोई मिक्सचर, तो उस समय दोनों कंपोनेंट्स का पार्शियल प्रेशर बराबर होता है, और ऐसे मिक्सचर को अगर हम डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट करना चाहें तो हम उसे नहीं कर सकते, और इसी को हम कहते हैं कि ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। पॉजिटिवली डेविएटेड सोल्यूशन के केस में मान लीजिए ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। आपको 11th में ये चीज़ समझाया गया था कि बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का वो टेम्परेचर होता है जिस पर कि उस लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो इस समय इस कॉम्बिनेशन के मिक्सचर का इस समय वेपर प्रेशर इतना है, और अगर इसको बॉयल अप करना है तो इसके वेपर प्रेशर को क्या करना है, गर्म करके यहाँ तक पहुँचाना है। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचाना है गर्म करके, बट क्योंकि हमारा ग्राफ बल्ज्ड है, ठीक है, तो वेपर प्रेशर इस समय ये ज़्यादा है वेपर प्रेशर, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कम ही हीट करने पर ये बॉइलिंग पॉइंट को मीट कर लेगा। इसको दूसरे ग्राफ से भी समझ सकते हो। इसको अगर पैरेलल ऐसे समझो कि अगर हम यहाँ तो हमने वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का बनाया था, अगर हम इसको टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का बनाएं, ठीक है, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन है और यहाँ पर टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। तो कंपोनेंट ए का बॉइलिंग पॉइंट प्योर स्टेट में इतना है, दिस इज टी ए, और कंपोनेंट बी का बॉइलिंग पॉइंट प्योर स्टेट में, जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, सॉरी ये चीज़ ध्यान रखना।
ठीक है, जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो कंपोनेंट बी का बॉइलिंग पॉइंट ये है। अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, ए में बी मिला रहे हैं, तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, इसका घट रहा है। तो वेपर प्रेशर घट रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो वेपर प्रेशर यहाँ से कम होता जा रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ ऐसे बढ़ रहा है और इसका भी बॉइलिंग पॉइंट कुछ ऐसे बढ़ रहा होगा। होते होते ये जो पॉइंट है जहाँ पर दोनों मिलेंगे, ठीक है, तो इसी कॉम्पोजिशन के मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे कि ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। ठीक है, और मान लीजिए तो इतना टेम्परेचर रहेगा और ये मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसको कम ही हीट करने पर ये बॉयल अप होने लगेगा। तो इसको कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग, दैट इज़ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, क्योंकि कम ही टेम्परेचर देने पर ये बॉयल अप होने लगेगा। तो पॉजिटिवली डेविएटेड सोल्यूशन इज कॉल्ड एज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है, इसी के जस्ट रिवर्स आप नेगेटिवली डेविएटेड को देख सकते हो। ठीक है, अभी जैसे हमने पॉजिटिवली डेविएटेड को डिस्कस किया वैसे ही हम नेगेटिवली डेविएटेड एजियोट्रॉप्स डिस्कस करते हैं। नेगेटिवली डेविएटेड एजियोट्रॉप्स। अगर नेगेटिव डेविएटेड सोल्यूशन का आप ग्राफ बना रहे हो, मोल फ्रैक्शन वर्सेस वेपर प्रेशर का, तो कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में ये है, कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में ये है, और नेगेटिव डेविएटेड है तो ग्राफ कैसे जाएगा, नीचे से होके जाएगा, आइडियल से कम, और इसका भी आइडियल से कम। तो ये जो कॉम्पोजिशन है इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। और मान लीजिए ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बॉयल अप होने के लिए इसको यहाँ तक पहुँचना है, तो इसको बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। दिस इज़ कॉल्ड एज व्हाट, नेगेटिवली डेविएटेड सोल्यूशन क्या बनाते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाते हैं, और पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशंस मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं। उल्टा कर लेना, नेगेटिव में मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनेगा और पॉजिटिव में मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनेगा। ठीक है, ये आप कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जांपल है इथेनॉल एंड वाटर, एंड मैक्सिमम बॉइलिंग का है नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। ठीक है, आप और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं, बुक्स में देखेंगे तो आपको और भी एग्जांपल्स मिलेंगे। तो ये आपने एजियोट्रॉपिक मिक्सचर डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये अभी हमने फंडामेंटल्स डिस्कस किया, वेपर प्रेशर क्या है, आइडियल केस में या नॉन आइडियल केस में हम पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स कैसे मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्यूशंस कब राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं, किन कंडीशंस में और किन कंडीशंस में ओबे नहीं करते हैं, और हम कैसे पहचान सकते हैं कि राउल्ट्स लॉ ओबे हो रहा है कि नहीं। डेल्टा वी मिक्सिंग और डेल्टा एच मिक्सिंग को ऑब्जर्व करके, टेम्परेचर को ऑब्जर्व करके हम समझ सकते हैं कि कोई सोल्यूशन जो बन रहा है वो आइडियल सोल्यूशन है, पॉजिटिवली डेविएटेड सोल्यूशन है या नेगेटिवली डेविएटेड सोल्यूशन है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की मदद से मोलर मास कैसे कैलकुलेट करें किसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का। एक सॉल्वेंट के अंदर कोई सोल्यूट डाला जा रहा है, उस सोल्यूट का वेपर प्रेशर मोलर मास हम कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क होता है जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की मदद से किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है क्या होती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की मदद से मोलर मास कैसे डिटरमाइन होता है। ओके, तो आज के लिए
इतना ही।